नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस श्रृंखला में आप लोग के सामने जो भी वीडियो आते हैं उन वीडियो में आप लोग जानते हैं कि उन्हीं क्वेश्चनों को लिया जाता है जो बार बार सी-टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, आज का भी वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। यदि इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रह गए तो आपका पेपर किसी दिन भी पढ़े मतलब कि दोस्तों, क्योंकि सी-टेट का एग्ज़ाम अब ऑनलाइन हो गया है तो पेपर तो कई दिनों तक होता है। तो किसी दिन भी आपका पेपर पढ़े, आपको हूबहूब कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हूबहूब का मतलब कि सेम टू सेम। दोस्तों देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर का सी-टेट के पेपर में बहुत अच्छा योगदान रहता है। आइए दोस्तों, इन्हीं के साथ हम लोग स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अभी शेयर नहीं करना है, आप पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद शेयर करिएगा, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हैं तो आप आराम से पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर लास्ट में आप शेयर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कोटेशन लिखा है, अपने रास्ते खुद चुनिए, अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। दोस्तों, और कोई का मतलब है दोस्तों कि कोई भी नहीं, क्योंकि रास्ता जो आप चुनेंगे उस पर आपको खुद चलना है। दोस्तों, किसी को दूसरे को नहीं चलने देना है, खुद चलना है। तो हम ऐसा ही रास्ता चुनेंगे जिस पर हमको खुद चलना है। इसी सब को देखते हुए आप लोगों ने क्या टीचर बनने का रास्ता चुना है। तो जब रास्ता चुना है टीचर बनने वाला, यानी बेस्ट रास्ता चुना है, तो थोड़ा सा तो बेस्ट मेहनत भी करना पड़ेगा। दोस्तों, तो आइए इन्हीं सब बातों के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, यह बात बिल्कुल याद रखना है कि शुरू से अंत तक बने रह गए तो आपका किसी भी पेपर में 4 से 5 नंबर हूब में हूब आएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब देखिए, नहीं वर्ड आ गया, यानी विकास का सिद्धांत नहीं है, यह पूछा है। कह रहा है विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास आनुवंशिक और संपोषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम लोग को ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। क्यों? क्योंकि विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। आनुवंशिकता से भी होता है, वातावरण से भी होता है। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। क्यों? क्योंकि विकास ऊपर से नीचे यानी अधोगामी, ना शीर्षगामी, और केंद्र से बाहर यानी अधोगामी होता है। तो हम लोग का ये भी ऑप्शन सही है। हम लोग को ऑप्शन नंबर 1 क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। क्यों? क्योंकि विकास एक धारणी और एक आयामी नहीं होता है। आइए दोस्तों, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। ध्यान से देखिए, एक वर्ड यहाँ पर लिखा है क्या, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होते हैं। गामक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो आप लोग बिल्कुल आराम से जानते हैं कि जब भी शीर्षगामी आ जाए तो वह गामक विकास पर लागू होता है। यह दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब कि अभी तक कई बार यह पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है। अब क्या पूछ रहा है, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है। जन्मपूर्व अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो बिल्कुल याद रखेंगे
कि भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है? अब देखिए, जब भी जेपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात आ जाए तो जेरो ब्रूनर दिया है, डेविड आशुवेल दिया है, रॉबर्ट एम गेने दिया है, लेवाइगोस्की दिया है। तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा? लेवाइगोस्की इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इस श्रृंखला में हम लोग कम से कम 50 यानी 50 प्लस क्वेश्चनों को देखेंगे और उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, आप लोग को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक मिलेगा जहां पर आपको और सी टेट का मतलब एक प्ले लिस्ट मिलेगा जिसमें और क्वेश्चनों को शामिल किया जाता है, जिसमें मैं प्रत्यक्ष आके आप लोगों को बताता हूं। तो इस श्रृंखला का एकमात्र उद्देश्य होता है कम समय में क्वेश्चनों को करना, इसलिए प्रत्येक ऑप्शन पर ज़्यादा नहीं बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यह रिवीजन के तौर पर चलाया जाता है और तैयार करने के तौर पर चलाया जाता है। तो आप लोग उस श्रृंखला से भी जुड़िए, आप लोग को और चीज़ें सीखने के मतलब और चीज़ें सीखने की को मिलेगी। ठीक है, आइए इसी के साथ हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा कथन लेवाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? अब देखिए, वाइगोस्की साहब के सिद्धांत को सही मायने में कौन दर्शाता है? ऑप्शन ए कह रहा है अधिगम एक अचेतन प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम अत्यंत उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है, अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं। अब देखिए, जब भी वाइगोस्की साहब का नाम आ जाए तो हम लोग क्या जानते हैं कि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है लैंगिक रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? अब देखिए, कौन सी विधि उचित नहीं है, नहीं ढूंढना है। लैंगिक पक्षपात को चुनौती देना, ठीक है। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, लैंगिक भेदभाव पर चर्चा करना, ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दे। बिल्कुल सही बात है। देखिए चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि ऐसे उदाहरण का प्रयोग करना जिसमें जैसे गैर परंपरावादी भूमिका है, मतलब क्या कि लड़के स्कूटर चलाते हुए, लड़कियां बाइक चलाते हुए। तो ये ऑप्शन तो सही है। लैंगिक मतभेद पर चर्चा करिए, ये भी ऑप्शन सही है। अब ऑप्शन नंबर लैंगिक पक्षपात को चुनौती देना, ये भी सही है। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाना, ये क्या है? तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है। हम लोग को क्या ढूंढना था? तो हम लोग को नहीं वाला ऑप्शन ढूंढना था, यानी ऑप्शन नंबर 2 हम लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है? अब देखिए क्या कह रहा है, अंतरावैयक्तिक भाषिक दिया है, उसके बाद स्थानिक दिया है। तो देखिए जब भी ध्वनि की बात आए, लय की बात आए, शब्दों की बात आए, तो किसके उदाहरण होते हैं? वो भाषिक बुद्धि के उदाहरण होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? अब देखिए, सहयोगी प्रायोजित कार्य, एक शब्दोत्तर वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मानक परीक्षण, मात्रा स्मरण पर आधारित प्रश्न। देखिए ये स्मरण शब्द आ गया तो ये भी गलत है, मानक परीक्षण भी गलत है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी गलत है, लेकिन सहयोगी प्रायोजित कार्य। देखिए सहयोगी क्यों? क्योंकि अब इस ऑप्शन पर वाइगोस्की साहब का प्रभाव हो गया, सहयोग से सीखने की बात करता है, तो हम लोग को वो ऑप्शन क्या हो जाता है? वो ऑप्शन सबसे उपयुक्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपको लास्ट टाइम यह बात हम बता दें कि जिस ऑप्शन पर आपको किसी भी मनोवैज्ञानिक का प्रभाव दिखेगा,
और क्वेश्चन में कोई विशेष मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं दिया रहेगा तो वह ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है। कह रहा है क्या अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना, अंक ग्रेड व अन्य प्रकार के छात्रों की उपलब्धि का सतत तुलना करना, निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना, समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याहार की योग्यता का मापन करना। अब देखिए किसी की स्मरण शक्ति की मापन नहीं किया जाता है और पेपर पेंसिल परीक्षा नहीं लिया जाता है निश्चित अंतराल पर। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या दिया, अंक ग्रेड किसी मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि सबसे इसका अच्छा ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। क्यों? क्योंकि अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। देखिए सहायता करना वर्ड इस ऑप्शन को सबसे मजबूत बना रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं मूल्यांकन करना किसी भी छात्र को अंक देना, ग्रेड देना, तुलना करना या सर्टिफिकेट देना ऐसा कोई नहीं होता है, बल्कि यह देखना होता है कि बच्चा कहाँ सीखा है, कितना सीखा है, कैसे सीख रहा है और कौन सी गलतियाँ कर रहा है, उसमें सहायता देना। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब देखिए कोई छात्र है और उसको लक्ष्य निर्धारित करना है, तो आप किस तरह उसको निर्धारित करने के लिए कहेंगे। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, ठीक है, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य, आत्म प्राजित लक्ष्य। देखिए ये भी बिल्कुल गलत है, असफलता स्वीकार लक्ष्य भी गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप कुछ भी सीखेंगे तो उसमें असफलता आएगी ही आएगी। असफलता सफलता की कुंजी होती है दोस्तों। ठीक है, तो उसको कैसे लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहना चाहिए, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, यानी क्या, कौशल पर आधारित लक्ष्य, क्रियाकलाप पर आधारित लक्ष्य, सृजनात्मकता पर आधारित लक्ष्य, समालोचनात्मक चिंतन पर आधारित लक्ष्य, ऐसे लक्ष्य कहेंगे निर्धारित करने के लिए तो वो सबसे बेस्ट होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से कौन सा समावेशन का नियम है। अब समावेशन का नियम पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है विभेद भेदभाव, मानवकृत अनुदेशन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, पृथककरण और नामांकित करना। देखिए पृथक करना तो कभी समावेशन हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 ऐसे गलती है। अब भेदभाव भी कभी भी समावेशन नहीं हो सकता है। अब मानवकृत अनुदेशन कभी समावेशन नहीं हो सकता है। तो समावेशन क्या होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, यानी क्या कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उन्हें एक संसाधन मानकर समावेशन के रूप में प्रयोग करना, यानी समावेशी शिक्षा का हिस्सा बनाना। यानी ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप इस श्रृंखला में यदि शुरू से अंत तक बने रह गए तो आपका किसी भी पेपर में मतलब कि 4-5 नंबर गया नहीं है। ऐसे आप लोगों को मतलब कि बहुत सारे वीडियो लाएंगे, मतलब लाया जाएगा और आ गए हैं, जिसको यदि आप लगा लेते हैं तो आपके पेपर में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं वो आपके एक भी गलत नहीं होंगे। और CTET एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। आगे आइए हम बात करते हैं। कह रहा है एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे, अब देखिए आंशिक रूप से देख सकता है मतलब कि हल्का हल्का देख सकता है, तो उसे आप क्या करेंगे, घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब देखिए उसे एक अलग संस्थान में रखने की ज़रूरत है, समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए, बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियों का सामना करने की क्षमता विकसित हो जाए। देखिए 4 नंबर बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में आप इसको नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये भी हमारा गलत है। क्यों?
क्योंकि आप उसे घर पर नहीं रख सकते हैं और अलग संस्थान में भी नहीं बैठ सकते हैं। वो आंशिक रूप से देखता है तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, समावेशी प्रावधान का पालन करने वाला, यानी जहाँ पर सब बच्चे सीख रहे हैं आप उसमें भेजिए तो वह क्या करेगा, वह सीखेगा। नियमित स्कूल में जाना चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होती है। अब देखिए क्या, कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकार करना, मानसिक उधेलन पर बल देना, अभिसारी चिंतन पर बल देना, असहमति के प्रति सहनशीलता। अब देखिए सृजनात्मकता क्या है, सृजनात्मकता क्या है इस बात को समझिए। सृजनात्मकता मतलब क्या होता है कि यह अपसारी सोच, अपसारी सोच मतलब कि किसी भी चीज़ का कई डायमेंशनल में उत्तर देना। तो देखिए जो सृजनशील यानी क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव बालक होता है, उसके लिए कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकार करना, यानी क्या, अगर वो अपने मन से कल्पना करके उत्तर देने की क्षमता रखता है तो वो भी सृजनशील है। फिर कह रहा है मानसिक उधेलना पर बल देना। हाँ, उसके दिमाग को जो चीज़ स्वीकार है, बोलता है, तो उसे आप सुनिए और उसका सटीक प्रयोग निकालिए। अभिसारी चिंतन सृजनात्मकता नहीं होती, जो अपसारी चिंतन है हम लोग का, यह सृजनात्मकता नहीं है। ठीक है। असहमति के प्रति सहनशीलता। हाँ देखिए, जो क्रिएटिविटी का जो सृजनात्मकता का गुण है, जो सृजनात्मकता का गुण है उसमें देखिए क्या है, उसमें आदमी असहमति के प्रति भी सहनशील होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जैसे कोई लड़का सृजनशील है, वो कोई कार्य कर रहा है और किसी ने ना कह दिया, तो अभी वह सहनशील रहेगा, ना कि उस कार्य को बंद कर देगा और बल्कि गुस्सा करेगा। ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर इसमें 3 गलत है, तो हम लोग कोई ऐसा ऑप्शन देखते हैं जिसमें 1, 2 और 4 सही हो। आगे देखते हैं, 1 2 1 2 3 2 4 1 2 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा को। ठीक है। पहला क्या कह रहा है, रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी देने का वादा किया है। देखिए यह आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। क्यों? क्योंकि वह इसलिए मेहनत कर रही है क्योंकि उसके माता पिता अच्छे मतलब 90% उससे ऊपर अंक लाएगी तो घड़ी देंगे। तो घड़ी क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है। तो यह ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, यह ऑप्शन हम लोग का मतलब कि यह ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, तो यह ऑप्शन हम लोग का गलत हो जाएगा। फिर आगे बात करें, रूमी अपना गृह कार्य पूरा करे क्योंकि उसके माता पिता फिर से उसे टीवी देंगे, अब देखिए ये भी बाह्य अभिप्रेरणा है। रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर ला कर अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। ये भी देखिए, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा है क्योंकि रीडिंग बोर्ड पर दिखा रहा है इसका नाम। ठीक है। आइए फिर हम आगे पढ़ते हैं। कह रहा है अपने परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश रहा है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखता है। देखिए यह सबसे अच्छा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जो उसका परियोजना कार्य है उसके लिए क्या कर रहा है, तो वह नए नए स्रोत तलाश रहा है और उससे नई जानकारियाँ कलेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें उसको रुचि है। अब देखिए जब रुचि की बात आ जाती है तो रुचि क्या होती है, तो रुचि आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। और दोस्तों कोई भी आप भी काम करिए तो आंतरिक रूप से प्रेरित होकर करिए, बाह्य अभिप्रेरणा से नहीं कि हम यह कार्य करेंगे तो हमको यह चीज़ मिलेगा, नहीं। आप उसको एक शौक बनाकर करिए। देखिए उस कार्य में आप दिन प्रतिदिन इतना सीखेंगे कि उसका कोई मतलब कि किसी चीज़ से तुलना हो ही नहीं सकता। जैसे आपको सीटेट निकालना है तो आप रुचि से इसको पढ़िए, कोई भी वीडियो देखिए, कोई भी क्वेश्चन लगाइए तो उसको समझ के लगाइए। हाँ, ये नहीं कि पास होने के लिए पढ़ना है तो काम इधर उधर हो जाएगा। अब जैसे रुचि ने लेने लगेंगे ना तो वो पास के आप इतना कर ही देंगे कि वो पास होने से ज़्यादा नंबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? कह रहा है
परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, अभ्यास और ड्रिल, वैचारिक समझ। तो देखिए जो हम लोग को न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जो कि 5+3+3+4 है, इसमें देखिए यह किस पर जोर देती है, तो वैचारिक समझ पर जोर देती है। ठीक है, अभ्यास को यह क्या करती है, तो यह अभ्यास को मना करती है, मतलब कि अभ्यास को कमज़ोर करती है, रटना को भी कमज़ोर करती है, बल्कि वैचारिक समझ को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा कि NEP मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी वैचारिक समझ पर जोर देती है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक सार्थक अधिगम करते हैं? कह रहा है व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेश द्वारा, पुनरावृत्त यंत्रवत अभ्यास कर द्वारा, जब वो कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, जब कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिया जाता है। देखिए इनाम का है बाहरी अभिप्रेरणा है और इससे कोई कार्य होता है तो अच्छा नहीं होता है। ठीक, फिर हम लोग ऊपर देखते हैं। देखिए ऊपर 2 ऑप्शन क्या दिया है कि व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुभव। व्याख्यान वर्ड इस ऑप्शन को कमज़ोर कर रहा है। क्यों? देखिए क्योंकि बच्चे को व्याख्यान नहीं दिया जा सकता है। यंत्रवत और अभ्यास ये ऑप्शन को कमज़ोर किया है। तो बच्चे सबसे ज़्यादा कब सीखेंगे? ऑप्शन नंबर 3 पर, जब वे कार्य और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। मतलब क्या कि कोई भी आप कार्य दीजिए, कोई भी आप क्रियाकलाप दीजिए, उसमें बच्चा क्या रहेगा, तो उसमें विद्यार्थी बच्चा एक्टिव रहेगा। एक्टिव मूड का मतलब कि वह सक्रिय दिखे। ठीक है, सक्रिय मतलब कि उसको मतलब आप जैसे वो क्रियाकलाप देते हैं तो उसके चेहरे पर खुशी आ जाए, न कि मुंह लटका के बैठ जाए। तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है? दोस्तों हम लोगों ने CDP के कुछ अच्छे क्वेश्चनों का यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग का शुरू होगा क्या, मैथ पेडागॉजी के क्वेश्चन और मैथ पेडागॉजी के कुछ सवाल भी शायद होंगे, यानी कि मैथ पेडागॉजी हम लोग का भी यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों को ऊपर वाले सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, नहीं भी आएंगे तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा, वो आपको समझ में आएंगे। और मैं क्यों देखने के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है और इस श्रृंखला के अंतर्गत जो भी वीडियो आप लोग को दिया जाएगा वह उन्हीं क्वेश्चनों को लिया जाएगा जो बार बार रिपीट किया जाता है CTET के एग्जाम में। तो दोस्तों इस श्रृंखला को आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों शेयर अभी नहीं करना है, आप लोग जानते हैं कि शेयर लास्ट में करना है। अभी आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। दोस्तों आप लोग इस चैनल से जुड़िए, यह चैनल कभी भी और किसी भी एग्ज़ाम में आप लोगों को कम समय में और क्रीम चीज़ों की जानकारी देगा। ना कि दूध की बात नहीं करता है, ये डायरेक्ट क्रीम की बात करता है, यानी खोए की बात करता है, यानी मक्खन की बात करता है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए, आप लोग को आगे भी बहुत चीज़ों में सपोर्ट इस चैनल से मिलेगा। जैसा कि आप लोग CTET के नोट्स को पाकर देखे होंगे कितना बेहतरीन हमारे टीम के द्वारा नोट्स आप लोग को उपलब्ध कराया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। और आप लोगों में से जो लोग नहीं पाए हैं अभी तक, तो वो लोग नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा ग्रुप का, यानी टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिलेगा। आप किसी से भी जुड़ जाइए, व्हाट्सअप से ही जुड़ जाइए और वहाँ पर ग्रुप एडमिन को मैसेज कर दीजिए कि सर हमको CTET का नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, तो हमारी टीम आपको एक दे देगी। और देखिए दोस्तों वह जो भी नोट्स आपको दिया जाता है बहुत कम पेजों का होता है, लेकिन हम तो अभी बात किए ना कि हम लोग दूध की बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट किस चीज़ की बात करते हैं, तो डायरेक्ट खोए की बात करते हैं, यानी डायरेक्ट क्रीम की बात करते हैं, डायरेक्ट मक्खन की बात करते हैं। तो कम पेज की होगी, लेकिन उसको यदि आप रिवाइज कर लेते हैं और कुछ ही वीडियो को देख लेते हैं तो आपको पास होने से नहीं, अच्छे नंबर से पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, चूँकि हम लोग अभी तक CDP को इतने लगातार लगाते आए थे तो इसलिए कोई इन्फॉर्मेशन भी दे दिया गया और थोड़ा आप लोग का मन भी
शांति हो गया होगा। आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन का। देखिए क्या कर रहा है, गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है। अब देखिए रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है, नहीं सब चुनना है। कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों की प्रारंभिक समझ का आकलन करना, अंतर्दर्शी हलों को प्रोत्साहित करना, संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करना, समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहन करना। अब देखिए यह ऑप्शन नहीं क्यों जोड़ दे रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए जब भी आप निर्धारित तरीके की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन कमज़ोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आप निर्धारित किए हैं, आप चाहते हैं कि आपका बालक यानी आपका स्टूडेंट भी उसी से सीखे, तो यह क्या हो जाएगा, यह आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यह रटने की ओर जोर देने लगेगा, अभ्यास की ओर जोर देने लगेगा कि जो आप निर्धारित किए हैं उसी में बच्चों को बांध रहे हैं। तो यह ऑप्शन हम लोग को गलत हो जाएगा, नहीं ही चुनना था, तो इसलिए ऑप्शन यह सही हो जाएगा। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, गणित की कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। क्या? दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है। अब देखिए पहला, दूसरा पूछिए उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है। 25 के गुणनखंड क्या है? परिमाप की परिभाषा दीजिए। दोस्तों बात को समझना है, ए बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं, सी व डी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं, ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं, बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं, ए बी सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं, ए सी व डी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। पहले आप दो बात को समझिए इस क्वेश्चन के लिए। यह क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को कभी भी मतलब कि 2 नंबर देकर ही जाएगा यदि आप दो बात को समझ लेते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, मुक्त सिरे वाले और बंद सिरे वाले। मुक्त सिरा बराबर लिख लीजिएगा अपसारी चिंतन, अपसारी बंद सिरा मतलब कि अभिसारी चिंतन। आप दो चीज़ों का तुलना कर लीजिए आराम से, ठीक है। तो देखिए मुक्त सिरा का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ का बहुत जगह से उत्तर, मतलब एक चीज़ पूछा जाए, अगर जैसे आपने एक प्रश्न किया अपने स्कूल में तो उसके जितने भी लड़के हैं वो अलग अलग उत्तर देंगे या किसी से भी मिल सकता है या सबका अलग अलग उत्तर होगा, उसको क्या कहेंगे, मुक्त सिरा वाला। अब बंद सिरा वाला, वह आप किसी से भी पूछिए तो उसका उत्तर एक ही देंगे, वह बंद सिरा वाला होगा। जो मुक्त सिरा वाला प्रश्न होगा वह क्या होगा, तो वह अभिसारी होगा, मतलब कि अपसारी होगा। और जो बंद सिरा वाला होगा वह क्या होगा, वह अभिसारी होगा। तो देखिए पहला क्या लिख रहा है, कह रहे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले आराम से सुन लेते हैं। देखिए मुक्त सिरा का मतलब क्या है, जैसे मैं आप लोगों से पूछूं, देखिए मुक्त सिरा का मतलब क्या होता है, पहले बात को समझिए। अब बंद सिरा का मतलब क्या होता है, इस बात का एक एक उदाहरण देखिए। देखिए मैं आप लोग से बोलूं कि 6 और 3 को, मतलब 6 और 3 को जोड़ा जाए तो कितना होगा, तो यह बात किसी से भी पूछेंगे तो वह क्या कहेगा, 9 कहेगा। बात समझिए, तो यह बंद सिरा हो गया। और मैं फिर यही बात पूछूं कि किन दो संख्याओं को जोड़ने पर 9 मिलेगा, तो आप यह कई लोगों से पूछेंगे तो सबका उत्तर अलग अलग हो सकता है। कोई कहेगा कि 6 3 को जोड़ेंगे तभी भी 9 हो सकता है, कोई कहेगा 8 1 को जोड़ेंगे तभी भी 9 हो जाएगा, कोई कहेगा 7 और 2 को जोड़ेंगे तभी भी 9 हो जाएगा, कोई कहेगा हम 5 और 4 को जोड़ेंगे तभी भी 9 हो जाएगा। तो यह क्या है, यह मुक्त सिरे वाला प्रश्न है। अब देखिए आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई होगी। दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है। अब देखिए यह क्या 8 है, दो संख्या है। अब कोई कहेगा कि वह संख्या 4 4 है, कोई कहेगा कि 5 3 है। इसका मतलब यह क्या है, यह मुक्त सिरा वाला प्रश्न है। फिर उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है। अब परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो अब देखिए त्रिभुज के 3 भुजाओं का योग 50 सेंटीमीटर। तो देखिए कोई कहेगा कि 2 मान लीजिए कि 20 20 होगा, एक 10 होगा, तभी भी सही है। कोई कह सकता है कि नहीं, 2 मान लीजिए कि 15 15 है, 30 हो गया और एक 20 है, तभी भी हो सकता है। यानी कि ये भी मुक्त सिरा वाला प्रश्न है। अब 25 के गुणनखंड की संख्या निश्चित है कि 1 होगा। 1 के बाद अब आगे हम बात करेंगे तो 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 होगा। अब 5 के आगे एक बारी 25 होगा। यानी क्या है कि यह मतलब कि 25 के गुणनखंडों की संख्या है। गुणनखंड का मतलब कि 25 किस संख्या से कटता है। परिमाप की परिभाषा मतलब कि भुजाओं का योग। तो देखिए
सी और डी क्या हो गया, बंद उत्तर हो गया, मतलब कि बंद सिरे वाला और ए और बी मुक्त सिरे वाला। तो ए और बी मुक्त सिरे वाला प्रश्न, सी और डी बंद सिरे वाला प्रश्न, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मकता चिंतन का मुख्य सूचक है। अब देखिए फिर सृजनात्मकता की बात कर रहा है। देखिए क्या, मानवकृत तरीके से समस्या समाधान, प्रश्नों को प्रस्तुत करना, अशुद्धि मुक्त परिकलन, सही सूत्रों का स्मरण। अब देखिए रटना और याद करना तो ऐसे ही गलत है, अशुद्धि मुक्त परिकलन ये भी गलत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, मानवकृत तरीके से समस्या समाधान ये भी गलत है। हम लोग क्या ढूंढना है, तो सृजनात्मक चिंतन का उदाहरण ढूंढना है। जब भी क्रिएटिविटी की बात करेगा, मतलब जब भी क्रिएटिविटी शब्द आ जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आप लोग सोचेंगे कहाँ पर खुद से कुछ निर्माण हो रहा है, मतलब कि सृजनात्मक शब्द में इतना जोड़ है कि यह देखने की प्रयास करता है कहाँ पर खुद से कुछ निर्माण हो रहा है। तो देखिए प्रश्नों को प्रस्तुत करना। अब देखिए मान लीजिए आपने कहानी सुनाया अपने क्लास में, उसमें से जितने बच्चे हैं वो अलग अलग प्रश्न बनाना चालू कर दिए, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं, यानी वो क्रिएटिव चाइल्ड है और सृजनात्मकता को वहाँ पर बढ़ावा मिल रही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर आइए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन उचित है, अवलोकन और संबंधों को पहचान से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। ठीक है, गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद और वार्ता मतलब कि परिक्रमण सम्मिलित है। गणित के अधिगम में तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, गणित कक्षा में गणितीय समझ को सृजन में संस्कृत की कोई भूमिका नहीं। अब देखिए समझ के सृजन में कोई भूमिका नहीं, यह ऑप्शन हम लोग का गलत है। यानी क्या हम लोग का ऑप्शन निम्न में से कौन सा कथन उचित है, यानी ए बी सी उचित है। देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है, ए बी, बी सी डी, ए बी सी। हाँ, हम लोग का ऑप्शन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सड़क क्रेताओं और दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। अब देखिए कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए यह लाभदायक नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। सत्य ढूंढना है, वे स्पष्ट और असंगत है, ऐसा कुछ नहीं है। वे गणित के प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। अब देखिए हम लोग को ऑप्शन 3 केवल यहाँ पर सही दिख रहा है, यानी सी। अब देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन बना है जिसमें केवल सी सही है। देखिए हम लोग ऑप्शन नंबर 4 दिया है, क्या केवल सी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिविमीय विवेचन, दिक् स्थान संबंधी विवेचन को विकसित होने की संभावना न्यूनतम है। अब देखिए सबसे कम किसके अनुसार है, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्र लेख खींचना, टेनग्राम पहेलियों पर कार्य करना। देखिए टेनग्राम का प्रयोग ही त्रिविमीय चित्र के लिए होता है। विभिन्न ठोस आकृतियों को नेट को पहचानना, ये भी त्रिविमीय के लिए सही है। दी गई आकृतियों के सममित अक्षों को पहचानना, ये भी त्रिविमीय की समझ विकसित करेगा। यानी क्या हम लोग को ऑप्शन नंबर 1 कम भूमिका निभाएगा। क्या आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्र लेख खींचना, केवल आंकड़ा दर्शाने के लिए आप खरीदेंगे मतलब चित्र लेख खींचेंगे तो यह त्रिविमीय को बढ़ावा नहीं देगा। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, 3/5 के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अति उत्तम है। मतलब सही तो इसमें से लगभग सब है, लेकिन सबसे अच्छा क्या है, कुछ वस्तुओं से 3x5 के आयताकार व्यू की रचना का निर्माण करवाना, उत्तर पाने के लिए 3/5 के पहाड़ों को कविता पाठ करना। देखिए ये कविता पाठ यानी रटने की बात हो गई, तो यह ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया हम लोग का। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं।
आगे देखें, परिकलन कैलकुलेटर की सहायता से ज्ञात करना, संप्लावन गणना, स्किप काउंटिंग का अभ्यास करना। देखिए अभ्यास करने की वजह से ये भी गलत है, कैलकुलेटर की प्रयोग से ये भी गलत है, यानी क्या हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा क्या, कुछ वस्तुओं से 3/5 के आयताकार व्यू की रचना का निर्माण करना। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन यह कहना चाहता है कि 3/5 की गुणा करने बच्चों को सिखाना है, तो कोई आप आयताकार फिगर 3-4 खा दिए, उसका किसी के मतलब एक भुजा 3 कर दिए, 5 कर दिए, बोल दिए कि इसका क्षेत्रफल निकालो, मतलब कि परिमाप निकालो, तो उसकी समझ उसके अंदर विकसित हो जाएगा, किसका, 3/5 गुणा के। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है शुद्ध कथन को पहचानिए, एक संख्या को दूसरी से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से देखिए, IMP है, ठीक है, क्या है, तो IMP है। क्या कह रहा है, एक संख्या को दूसरी से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है। उसके बाद कह रहा है एक संख्या को दूसरे से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम हो जाता है। एक संख्या को 10 से गुणा करने पर उसके इकाई के स्थान पर सदैव शून्य होगा। गुणनफल भागफल का प्रतिलोम है। और हम लोग क्या ढूंढना है, शुद्ध कथन को पहचानना है। अब देखिए एक संख्या को दूसरी से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है, यह बताइए सही है। तो आप कहेंगे कि नहीं, सदैव नहीं बढ़ता है। अब जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या 2 है, उसमें हम किसी भी संख्या से गुणा कराएंगे तो उसका मान सदैव कैसे बढ़ेगा। मान लीजिए हम 0 से गुणा करा दिए तो बताओ, और 0 हो गया, यानी कम हो सकता है, यानी ये ऑप्शन गलत है। एक संख्या को दूसरे से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम होता है। अब देखिए मान लीजिए जैसे कोई संख्या है, अगर उसे हम विभाजित करते हैं तो उसका मान सदैव कम होगा, ये भी बात बिल्कुल गलत है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए जैसे मान लीजिए 10 है, ठीक। अब 10 को मान लीजिए कि 10 को हम दशमलव वाले की संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान सदैव कम नहीं, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। एक संख्या को 10 से गुणा करने पर उसके इकाई के स्थान पर सदैव शून्य आएगा। देखिए दोस्तों जैसे लग रहा होगा कि आप लोग की यह मतलब कि सी ऑप्शन सही है, लेकिन गलत है। देखिए जैसे कि आप और किसी संख्या में गुणा करेंगे बिना दशमलव वाली में, जैसे कुछ में गुणा कीजिए, मान लीजिए 5 में 10 से करेंगे तो इकाई का स्थान पर 0 आ जाएगा। मान लीजिए 7 में 10 से करेंगे तो फिर इकाई का स्थान पर 0 आ जाएगा। लेकिन देखिए जैसे कि मैं एक गुणा करता हूँ 0.5 गुणे 10, तो देखिए 10×5 = 50 तो हो गया, लेकिन हमको दशमलव का स्थान पर काटना है तो यहाँ पर हो गया। अब दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, यानी कि इकाई का स्थान पर क्या हो गया, 5, यानी कि ये भी ऑप्शन हम लोग का क्या है, तो ये भी ऑप्शन हम लोग का गलत है। फिर नीचे बात करें, गुणन भागफल का प्रतिलोम है, यह बात बिल्कुल सही है। क्यों, गुणन भागफल का व्युत्क्रम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी केवल सही है। देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है, ABCD, केवल C, केवल D, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर, निम्नलिखित में से शुद्ध कथन को पहचानिए। अब देखिए शुद्ध कथन को चुनना है। परिमाणों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है। गणित को मानक सूत्रों की सूची के समतुल्य माना जा सकता है। गणित में नमूनों की पहचान शामिल है। गणित को यांत्रिक कार्यप्रणाली के समूह के समतुल्य माना जा सकता है। अब देखिए यांत्रिक शब्द इसको गलत कर रहा है, इसको। अब देखिए फिर ऊपर देखते हैं हम लोग ऑप्शन, अनुमान का गणितीय कौशल नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। फिर हम लोग बात करें, गणितीय मानक सूत्रों की सूची के समतुल्य माना जा सकता है, यह बिल्कुल गलत है, केवल सूत्रों पर आधारित नहीं है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, गणित में नमूनों की पहचान शामिल है, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर C इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग का मैथ का सेशन कंप्लीट होता है, इसके बाद दोस्तों हम लोग का स्टार्ट क्या होगा, हम लोग का स्टार्ट होगा पर्यावरण। तो आप लोग अगर पानी वानी पीना चाहें तो पी सकते हैं। देखिए दोस्तों इस श्रृंखला में हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों पर डिस्कस करते आए हैं जो CTET के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इस श्रृंखला में आपको अगर शुरू से आपको जो भी वीडियो दिया गया है, अगर शुरू से आप उसे देखते आए होंगे तो आप लोग के अंदर एक अब गुड फीलिंग आ रही होगी। क्यों, क्योंकि आप लोग को अब लग रहा होगा कि अगर हम पेपर में बैठ जाएंगे तो अच्छे नंबरों से पास होंगे। पास तो होना तय है, लेकिन अच्छे नंबरों से पास होंगे। यदि
आप सारे नोट्स को पढ़ लिए हैं और जो भी वीडियो आप लोग को दिया गया वो देख लिए हैं, तो पास तो होना तय है, लेकिन बात अब अच्छे नंबरों की है। दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पानी वानी पी लिए होंगे, तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है ठोस अपशिष्ट पदार्थों की निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। अब देखिए, अब वायु में प्रदूषण कैसे फैलता है। कह रहा है भावर क्षेत्र, खाद्य बनाना, कृषि खाद्य बनाना, भास्मीकरण। अब देखिए भास्मीकरण का मतलब क्या होता है, जलाना। और जब भी कोई कुछ जलाता है तो उससे वायु में क्या फैलता है, तो प्रदूषण फैलता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। वह स्थान जो किसी दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में का कारण होगा। अब देखिए जहाँ पर बार बार बाढ़ आएगा वहाँ के लोग क्या करेंगे, छोड़ के भागेंगे। तो पुनर्वास होगा, विस्थापन होगा, प्रत्यावर्तन होगा, पुनः स्थापन होगा। तो क्या होगा, विस्थापन होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर नीचे देखते हैं, देखिए टैपियोका का दूसरा नाम है। देखिए टैपियोका मतलब कि केरल, हम लोग जानते हैं। तो टैपियोका का जब भी दूसरा नाम पूछे तो आप लोग क्या मारिएगा, आप लोग मारिएगा कप्पा। देखिए दोस्तों यह पिछले वर्ष का आया हुआ नया क्वेश्चन है। कभी भी टैपियोका का दूसरा नाम अभी तक नहीं पूछा था, ठीक है, क्या अभी तक नहीं पूछा था, लेकिन आप लोग इसे मान के चले कि इस बार भी किसी न किसी पेपर में पूछने को मिलेगा। क्या टैपियोका का दूसरा नाम, तो आप लोग क्या मारेंगे, क प पा, को आधा प में आके मंत्रा पा। देखिए दोस्तों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग को याद हो जाए कि टेपियोका का दूसरा नाम कप्पा, टेपियोका का दूसरा नाम कप्पा। आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए टेपियोका का दूसरा नाम कप्पा, टेपियोका का दूसरा नाम कप्पा, ठीक है। आप लोग जरूर एक बार लिखेंगे दोस्तों। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है। अब देखिए जब भी हांगकांग शब्द आ जाए तो आप समझ जाइएगा, हांगकांग, हांगकांग मतलब कि हांगकांग, हांगकांग मतलब कि सांप, सांप वहाँ पर लोग बना के खाते हैं। यानी लिंग हु फेन, यह कहाँ का भोजन है, तो यह हांगकांग का प्रसिद्ध भोजन है। आइए फिर हम बात करते हैं, पक्षी किस प्रकार की चोंच मांस को काटने और खाने के काम आती है। अब देखिए पक्षियों में वह कौन सा चोंच होगा जो मांस को चीर फाड़ के खाने का काम आएगा। तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच। बच्चा कोई सीधी चोंच से मांस खाएगा। हुक जैसी चोंच, लंबी पतली जैसी चोंच, लंबी पतली सुई जैसी चोंच। तो देखिए जिन पक्षियों का चोंच हुक की तरह होता है, हुक का मतलब देखें ना आप, किसी भी चीज़ में लगा देंगे तो फाड़ेंगे तो बाहर खींच देता है, तो वही होता है क्या, हुक वाला। जिन पक्षियों का चोंच हुक की तरह होता है वो मांस खाने में बहुत ही तेज होती है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं, किस राज्य में झूम कृषि की प्रथा सामान्य है। उड़ीसा, मिजोरम, बिहार, उत्तराखंड। देखिए दोस्तों जब भी झूम कृषि की बात आ जाए तो हम लोग जानते हैं कहाँ, मिजोरम। मिजोरम के लोग क्या करते हैं, तो मिजोरम के लोग झूम कृषि करते हैं। क्या करते हैं, तो झूम कृषि करते हैं, ठीक है। तो आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं, सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्य, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग करता है। देखिए सेवा पूर्व शिक्षक यानी जो शिक्षक नहीं हुआ है, सेवा पूर्व यानी सेवा देने से पहले, वो किसका प्रयोग करता है, रचनात्मक आकलन उपकरण का, योगात्मक आकलन उपकरण का, स्व आकलन उपकरण का, रचनात्मक एवं योगात्मक आकलन उपकरणों का। तो वह क्या करता है, तो वह स्व आकलन उपकरणों का प्रयोग करता है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं, एक ईवीएस एक अध्यापक ने अनुकरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है। देखिए जैसे मान लीजिए आप टीचर हैं, किसी स्टूडेंट को कोई क्रियाकलाप करने के लिए कहते हैं कि अंकुरण से संबंधित, तो कौन सा देंगे, चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, बीज को गमले में लगाना, मूंग के अंकुरण को निकलते हुए देखना, वीडियो क्लिप देखना। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि अंकुरण की बात है तो मूंग से अंकुरण को निकलते हुए देखना। आइए फिर आगे बात करते हैं, कह रहा है क्या, व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका कौन सा है। अब देखिए सामाजिक मीडिया, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्र, रेडियो।
अब देखिए सामाजिक मीडिया है, समाचार पत्र है, रेडियो है। इससे सबसे अच्छा क्या है, व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि। तो इसमें क्या है, नुक्कड़ नाटक। नाटक का मतलब देखिए, नाटक शब्द इसको क्या कर दिया, तो इस ऑप्शन को बेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि नाटक में अब लड़का क्या हो गया, तो एक्टिव हो गया। क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए क्या कहें, निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है। अब देखिए, गुणात्मक आंकड़ा को इकट्ठा करना, उपख्यानात्मक अभिलेख, पेपर पेंसिल परीक्षण, कार्यपत्रक, क्रम निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल। देखिए क्रम निर्धारण का कोई मतलब नहीं है, कार्यपत्रक का भी कोई मतलब नहीं है, पेपर पेंसिल परीक्षण का भी कोई मतलब नहीं है, बल्कि हम लोग का सही क्या है, उपख्यानात्मक अभिलेख। यह क्या करेगा, तो यह आंकड़ों को मतलब कि गुणात्मक इकट्ठा करने में बहुत सहायक करेगा। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, संदर्भ में व्याकरण पर जोर। अब देखिए दोस्तों, लग रहा है कि हम लोग का अब हिंदी शुरू हो गया है ना। संदर्भ में व्याकरण पर जोर क्या करता है, भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना, भाषा के नियमों को कंठस्थ करना, विषय वस्तु का अनुवाद करना, नियमों का अति सामान्यीकरण करना। अब देखिए, जब भी संदर्भ में व्याकरण पर जोर की बात आ जाए तो वहाँ पर क्या होगा, भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना। यह क्या है दोस्तों, जैसे संदर्भ में व्याकरण सिखाना। मान लीजिए जैसे कोई आप कहानी सुना रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई कहानी सुनाते हैं किसी बच्चे को कि मान लो तुम्हारे दोस्त हैं, उनका ये नाम है, ठीक, और ये खाने में ये चीज़ खाते हैं, ठीक, और वो एक साथ रहते हैं। तो मान लीजिए आप वहाँ पर कहेंगे कि देखिए नाम है जो क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा को किसी व्यक्ति का नाम होता है। अब जो जैसे कि मान लीजिए कि समूह में रहते हैं तो भाई ये समूहवाचक है, एक साथ रहते हैं। तो ऐसे करके सिखाने का मतलब क्या, संदर्भ में, मतलब कि जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसी के संदर्भ में या बच्चे को प्रयोग के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, तो भाषा के नियमों के प्रति समझ बना रहे हैं। यानी संदर्भ में व्याकरण पर जोर, यानी भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का इसका उत्तर हो जाएगा। ये फिर आगे बात करते हैं, भाषा अर्जन होता है जब बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। ये बिल्कुल गलत है। और देखिए, बच्चे को व्याकरण का नियम पढ़ाना भी गलत बात है। अब पुरस्कार दंड तो बिल्कुल गलत बात है। तो हम लोग के पास अब क्या बचा, हम लोग के पास बचा क्या, कि बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, तब भाषा क्या होता है, तो भाषा अर्जन होता है। कब, जब बच्चे को अवसर मिलता है बोलने के लिए। देखिए भाषा में आप लोग को मतलब हिंदी में, संस्कृत में या अंग्रेजी में, जब भी कोई क्वेश्चन आप लोग को दिखे और वहाँ पर अवसर देने की बात करें या बच्चे को बोलने की बात करें या संदर्भ में कुछ कहने की बात करें, तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, वो ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है तो यह शिक्षक को उसके आकलन में सहायता करता है। अब देखिए, कविता सुनाना मतलब वो बोलेगा, तो भाषा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जब भी बोलेगा यानी क्या, उसके हम साहित्य के ज्ञान को, बोलने में निपुणता, अभिनय के गुण को, अबोधन, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बोलने के लिए निपुण बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा क्या, बोलने में निपुण बनाना। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है। अब देखिए फिर गलत वर्ड आ गया दोस्तों, क्या आ गया, गलत वर्ड आ गया दोस्तों। जब एक बार सोच लिए हैं हम लोग कि सीटेट करना है तो फिर पीछे नहीं हटना है। गलत पूछे या सही, अब गलत पूछा है तो हम गलत जवाब देंगे। आइए देखिए क्या दिया है, कह रहा है शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित करते हैं। शिक्षार्थियों की प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर होना चाहिए। भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लिखने को महत्व देना चाहिए।
अब देखिए भाषा शिक्षण की बात कर रहा है और क्या कर रहा है, अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है। अब देखिए ये बिल्कुल गलत बात है। क्या ऑप्शन नंबर 4 भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लिखने का महत्व देना चाहिए, क्यों? क्योंकि बोल कर नहीं सीखेगा। तो ये ऑप्शन हम लोग को क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम लोग को गलत चुनना भी था। किसी पाठ या अवधारणा विषय के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा टेस्ट कहलाती है। निबंधात्मक परीक्षा, मतलब श्रेणी हेतु परीक्षा, उपलब्धि परीक्षा, स्मृति परीक्षा। तो देखिए जो लास्ट में टेस्ट लिया जाता है वो क्या होता है, तो वो निदानात्मक परीक्षा होती है। यानी क्या कि वो निदान के लिए लिया जाता है। निदान का मतलब कि जैसे देखिए अब इसमें पता हो जाएगा कि जो क्या मतलब उसको दिक्कत है उसका निदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग इस सेशन को कंप्लीट करने वाले होंगे। देखिए दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों आप लोग शुरू से देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखिएगा, क्या जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखते हैं दोस्तों कौन कौन से लोग लिखते हैं, उनका जवाब हमारी टीम के द्वारा ज़रूर दिया जाएगा। दोस्तों क्या लिखना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये भी लिखना है कि ये किस फिल्म की डायलॉग है। दोस्तों वो बहुत एक अच्छी मूवी है और कभी कभी दोस्तों सप्ताह में या कभी कभी मतलब मूवी भी देखना चाहिए। मशीन की तरह बच्चों नहीं पढ़ना चाहिए, कभी भी मशीन की तरह आप मत पढ़िए, क्योंकि मशीन की तरह पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएंगे। उसकी एक वैलिडिटी होती है, कोई भी मशीन देखिए कुछ दिन चलेगी फिर ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए अपने अपने को बीच में गैप भी देना है, क्योंकि एक कार्य से लगातार किसी कार्य को करने पर निरसता आ जाती है, आप बिल्कुल टूट जाएंगे। तो कम से कम हफ्ते में एक मूवी देखा करिए। अगर मूवी के प्रेमी है तो मूवी देखा करिए, क्रिकेट खेलने वाले हैं तो क्रिकेट खेलने जाया करिए, मतलब जिसमें आपको रुचि हो। और रुचि का मतलब क्या है कि यदि आप अंदर से अभिप्रेरणा रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा किस मूवी का डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों हम लोग का इसका उत्तर पहला हो जाएगा। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में चित्रों का उद्देश्य है। पहला क्या कह रहा है, पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाना, पाठ्य पुस्तकों को रंगीन बनाना, विचार और संकल्पनाओं को समझाना, कहानी को समझाना। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य क्या है, तो विचार तथा संकल्पनाओं को समझाना। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्यों नहीं होगा ये भी देख लेते हैं, क्योंकि आकर्षक बनाना कोई उद्देश्य नहीं है, रंगीन बनाना भी कोई उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 कहानी को समझाना ठीक है, लेकिन इससे अच्छा है विचार तथा संकल्पनाओं को समझाना। देखिए जब कोई विचार समझेगा तो कहानी को खुद ही समझ जाएगा। तो दोस्तों एक बात और आप लोग को हम बता दें, कभी भी ऐसा ऑप्शन आप लोगों के सामने दिखे जहाँ पर 2 ऑप्शन लगे कि सही है, तो ये देखिएगा एक ऑप्शन दूसरे ऑप्शन में बिल्कुल विलीन होगा, यानी दूसरे ऑप्शन में वो शामिल होगा। देखिए हम लोग का चौथा ऑप्शन तीसरे में है, कहानी को समझना ठीक है, तो विचार तथा संकल्पनाओं को समझना। यदि हम किसी चीज़ के विचार को समझते हैं, संकल्पनाओं को समझते हैं, तो उसका कहानी हम लोग खुद पर खुद समझ जाएंगे। तो मेरे कहने का उद्देश्य है कि ऐसा ऑप्शन आए तो गंभीर ऑप्शन को और शब्दों में जिसका ज़्यादा प्रभाव होगा उसको आप चुनिएगा, तो आप लोग का मतलब कि उत्तर बिल्कुल सही होगा। आइए दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। करें निम्न में से कौन सा कथन भाषा कौशल के बारे में सही है। अब देखिए भाषा कौशल के बारे में सही कौन सा कथन है, विद्यालय को केवल पाठन और लेखन कौशल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि श्रवण तथा वाचन कौशल स्वतः ही आ जाते हैं। बिल्कुल गलत बात है। भाषा कौशल को श्रवण वाचन पठन तथा लेखन के उचित क्रम में पढ़ाना चाहिए। सभी भाषा कौशल अंतर संबंधित है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। भाषा के नियम लक्ष्य भाषा के दिए जाने वाले अवसरों से अधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए यह तो हम लोग का पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। ठीक, अब क्या करें, निम्न में कौन सा भाषा कौशल के बारे में सही है। पहला ऑप्शन तो हम लोग गलत है, क्यों क्यों केवल कह रहा है भाषा कौशल को श्रवण वाचन पठन तथा लेखन के उचित क्रम में पढ़ाना चाहिए। सही बात है। सभी भाषा कौशल अंतर संबंधित है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। अब देखिए उसके बाद क्या दिया, भाषा के नियम लक्ष्य भाषा को दिए जाने वाले अवसरों से अधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये अंतर संबंधित है तो इसे एकीकृत किया जाना चाहिए,
इसका मतलब ये ऑप्शन हम लोग का सही है कि यह एक साथ ही पढ़ाना चाहिए, जबकि ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, लेकिन तीसरा ये हम लोग लगा के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी क्रम में पढ़ाने की बात कर रहा है। यह अंतर संबंधी शब्द थोड़ा सा सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अंतर संबंधी का मतलब क्या होगा कि वाइगोत्स्की साहब का प्रभाव इस ऑप्शन पर है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है। अब देखिए, गृह कार्य के संबंध में सही हम लोग को देखना है। गृह कार्य अभिभावकों को सम्मिलित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थियों को प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए। गृह कार्य शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने का एकमात्र साधन है। दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए, एक बार मैं और पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है। गृह कार्य अभिभावकों को सम्मिलित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थियों को प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए। गृह कार्य विद्यार्थियों को व्यस्त रखने का एकमात्र साधन है। हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसका रिप्लाई दोस्तों मैं खुद करूँगा कि किनका उत्तर सही है और किनका उत्तर गलत है। दोस्तों, मेरे को भी तो लग जाए ना कि आप लोग सक्रिय हैं कि नहीं। सक्रिय वही होता है जो अंदर से प्रेरित रहता है, यानी जो अंदर से मोटिवेट है वह क्या है, तो वह सक्रिय है। आइए दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकें एकमात्र संसाधन है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, महत्वपूर्ण नहीं है, आखिरी संसाधन है। तो आप लोग जानते हैं कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकें एक महत्वपूर्ण संसाधन है, एकमात्र नहीं है, एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अलावा भी और संसाधन है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग दोस्तों, आज का सेशन हम लोग का कंप्लीट होगा। दोस्तों, जाने से पहले सुन लीजिए, आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, अब आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, सी-टेट के कुछ टैग वर्ड होते हैं जो कि विकल्प में हमको चुनने के लिए मदद करते हैं। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा उसमें सबसे ऊपर वाले यानी पहले, दूसरे, तीसरे वीडियो को देखिए। आप लोग को ऑप्शन से क्वेश्चन हल करने में बहुत मदद मिलेगा दोस्तों, मतलब कि बहुत मदद मिलेगा। यानी आप उसे देखेंगे, यदि अभी 90 लगा रहे हैं तो उसको देखने के बाद आप 100+ लगाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ वर्ड दिए गए कि यह वर्ड ऑप्शन में दिखे तो बिल्कुल गलत है, यह वर्ड ऑप्शन में दिखे तो बिल्कुल सही है। तो उस वीडियो को आप लोग देखिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।